हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो हम आप लोग से वादा किए थे कि बहुत जल्द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास का क्लास लेकर के आएंगे। तो उसी के सिलसिले में ये मेरा प्रथम वीडियो है। तो अगर हमारा टॉपिक, हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाई आप लोग को बेहतरीन लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ही मनोबल बने और ऐसे ऐसे वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कौशिक। हम जो भी पढ़ाते हैं वो हम अपना इस बनाए हुए यूपीएससी के नोट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। यानी जो भी पढ़ाएंगे उसमें आपको क्वालिटी पढ़ाएंगे। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि मैंने लाखों रुपया खर्च करके यूपीएससी का एडमिशन लिया है। तो हम सोचते हैं कि जब हम रिवीजन करें तो साथ साथ पढ़ाते चले कि हमारा रिवीजन भी हो जाए और कुछ लोग का कल्याण भी हो जाए। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 15 एडी की कुछ प्रमुख घटना। 15 एडी की प्रमुख घटना। तो 15 एडी में सबसे पहले इटली में एक आंदोलन होता है। इटली में आंदोलन होता है जिसे हम बोलते हैं पुनर्जागरण। उसके बाद पुनर्जागरण में जो लोग हैं वो सत्य जानने की चेष्टा करते हैं। और वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार होता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा पहले आते हैं तो 14 एडी में एक 1492 में अमेरिका का खोज होता है। एक 1498 में भारत का। अमेरिका का खोज कोलंबस द्वारा होता है और भारत का खोज वास्को डी गामा द्वारा। इस सभी को पता होगा। कहाँ आता है तो केरल में। कालीकट बंदरगाह को उस समय वहां का राजा थे जमोरी। तो इतना इंट्रोडक्शन सभी को मालूम होगा। आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूंजीवाद का जन्म होता है। तो पूंजीवाद का जन्म कहाँ हुआ तो यूरोप में हुआ। कितना में तो 15 सेंचुरी में एक और घटना घटा जिसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप दो वर्गों का उदय होता है। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा जो था उनका श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग किसे कहते हैं? जिसके पास रुपया हो, पैसा हो, पूंजीपति वर्ग हो गया। जैसे भारत में पूंजीपति वर्ग की अगर हम लिस्ट बताएं तो अंबानी हो गए, अडानी हो गए, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा, ये सब पूंजीपति वर्ग है। इसके बाद श्रमिक वर्ग, यानी जो किसी फैक्ट्री में, कारखाने में मजदूरी का काम करते हैं उनको बोलते हैं श्रमिक वर्ग। इसके बाद इससे लाभ, पूंजीवाद से लाभ किसको होता है तो व्यापारियों को। धीरे 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 पूंजी जमा हो जाता है और जमा होने के बाद यही व्यवस्था आगे चल के पूंजीवाद को क्या करता है, जन्म देता है। अब देखिए, पूंजीवाद के साथ साथ अब पूंजीवाद यानी जिसके पास पूंजी आ गया तो पहले आदमी से काम करवाता था। धीरे धीरे वो अपने क्वालिटी और स्टैंडर्ड करने के लिए मशीन लाएगा। तो पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप मशीनीकरण का जन्म होता है 18वीं शताब्दी में और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल जाता है, जिसे औद्योगिक क्रांति का क्या होता है, जन्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। इसके बाद हम बात करेंगे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद।
इसका उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोनिज्म, उपनिवेशवाद। तो आइए समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है और साम्राज्यवाद क्या है। उपनिवेशवाद, आइए हम बताते हैं कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेशवाद, तो सबसे पहले देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब एक देश किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह से उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति बदलाव लाते हैं। यानी उपनिवेशवाद क्या करता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इस सभी में क्या लाता है, बदलाव लाता है। क्या लाता है, बदलाव लाता है। अब देखिए जो बदलाव लाता है इसको हम क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, इसको हम बोलेंगे उपनिवेशीकरण। सॉरी, इसे बोलते हैं उपनिवेशकरण, उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण और इस प्रकार की जो व्यवस्था किया जाता है बदलाव लाने का, उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं कब, कहां और कैसे, तो किस प्रकार से आता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में एशिया और दक्षिण अफ्रीका, 18वीं शताब्दी में ये जो उपनिवेशवाद है वो एशिया और दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, आता है। तो आता है तो इसका परिणाम क्या होता है, तो इसका यही परिणाम होगा कि एशिया और दक्षिण अफ्रीका के जितने भी सारे देश हैं वो धीरे धीरे करके यूरोप की, धीरे धीरे करके क्या होता है कि जो यूरोप के जो देश थे यूरोप के नियंत्रण में चला जाता है, यूरोप के नियंत्रण में चला जाता है। इसके बाद देखिए अब इस प्रक्रिया में जो शासित देश हैं, इस प्रक्रिया में जो शासित देश हैं उसको हम बोलते हैं कॉलोनी।
कॉलोनी। इस प्रक्रिया से जितने भी सारा शासित देश होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलोनी। और जब 18वीं शताब्दी को हम बोलते हैं औपनिवेशीकरण का युग। 18th सेंचुरी को हम बोलते हैं औपनिवेशीकरण का युग। औपनिवेशीकरण का युग क्यों बोलते हैं? तो इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर, क्योंकि पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर ये क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। बड़े पैमाने पर लागू होता है। यानी 18वीं शताब्दी में अगर कोई पूछे कि औपनिवेशीकरण कैसे क्यों कहा जाता है, तो 18वीं शताब्दी इसका सबसे सटीक आंसर होता है कि 18वीं शताब्दी में पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर जो उपनिवेशवाद था वह स्थापित हुआ। यही एक ऐसा युग था जिसमें उपनिवेशवाद जन्मा, फला फूला। और हम आपको बताएं एशिया तथा दक्षिण अफ्रीका दो महादेश के एक बड़े भूभाग पर इसका क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। इसलिए इस युग को हम बोलते हैं औपनिवेशीकरण का युग। अब देखिए इसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति। यानी अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति है उसको बोलते हैं अमेरिका एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति है, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति, ये कब घटता है? तो सबसे पहले जो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति है वो 18वीं शताब्दी में घटता है। इसके दो संबंध हुए, जैसे पहला अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, और जो दूसरा हुआ उसको बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, यही दोनों से इस क्रांति का क्या है? संबंध है, रिलेशन है। हम इसमें विश्व में जो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जो घटना घटा उसकी चर्चा कर दी है। अब हम आते हैं अपने देश में आधुनिक काल और हमारा देश। आते हैं अपने देश पे जिसका हम नाम देंगे आधुनिक काल और हमारा देश, यानी मॉडर्न पीरियड। काल भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं, एरा भी बोलते हैं, एंड आवर कंट्री। इस
अब देखिए इसको हम जोड़ के देखते हैं विश्व इतिहास से, यानी कि जब पूरे विश्व में अमेरिका में जो भी घटना घट रहा था उस समय हमारे देश में क्या हो रहा था, उसी को बोलते हैं आधुनिक काल और हमारा देश। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि आधुनिक काल का मतलब क्या होता है। आधुनिक काल यानी मॉडर्न एरा का मतलब क्या होता है। तो आधुनिक काल कब से कब स्टार्ट होता है, यानी 1750 के बाद। 1750 के बाद यानी कितने में, 18वीं शताब्दी। आधुनिक काल, आधुनिक काल किसे कहते हैं, तो अतीत का सबसे नजदीक हिस्सा। आधुनिक काल उसे बोलेंगे जो अतीत में जो सबसे नजदीक हिस्सा है। अतीत का सबसे नजदीक हिस्सा, यानी लगभग कितने एडी से संबंधित है, तो 300 एडी से संबंधित। जो आधुनिक काल है कितने एडी से संबंधित रहता है, तो 300 एडी से क्या रखता है, संबंध रखता है। यानी हम इसको बोले तो लगभग 1600 ईस्वी से लेकर के 1600 एडी टू 1900 एडी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर के, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में भारत में आता है। उसके बाद भारत जब तक आजाद होता है उसको हम बोलते हैं आधुनिक काल। इसके बाद हम समझते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जानकारी हमको कहां कहां से मिलता है और कैसे मिलता है, कब मिलता है, तो इसको हम 3 एरा में बांट देंगे। पहला 1817 एडी में एक स्कॉटलैंड के दार्शनिक थे जेम्स मिल। स्कॉटलैंड दार्शनिक जिनका नाम था जेम्स मिल, याद रखिएगा। वो क्या करते हैं, इंडियन हिस्ट्री नाम का एक किताब लिखते हैं। इंडियन हिस्ट्री नाम का एक किताब लिखते हैं जिससे हमको हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का क्या चलता है, पता चलता है। अब देखिए यहां जो ब्रिटिश शब्द है, ब्रिटिश वो अपनी राष्ट्रीयता और एकता को क्या करना चाहते थे, एकता से हमें क्या करना चाहते थे, परिचित करना चाहते थे, बोध करना चाहते थे। अब देखिए हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय देश कितने थे। भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने देश थे,
तो सबसे पहले जो एक हमको भी दिख रहा है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के बाद है बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद है नेपाल, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद भूटान और मालदीव, मालदीव। ये सब आते हैं आधुनिक भारतीय उप महाद्वीप में। इसके बाद जो मुख्य मुख्य घटना होता है उसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जो 1937 एडी में श्रीलंका क्या था? 1900 एडी में श्रीलंका भारत का हिस्सा था, याद रखिएगा। उसके बाद पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, सिंध। उसके बाद पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल। जो आगे चल के क्या बनता है? बांग्लादेश। इसके बाद 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद उड़ीसा का जन्म होता है। उड़ीसा का जन्म होता है। इसके बाद